हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ग्राफ था बच्चों वो पढ़ लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन ने टी इनवर्स एक्स का भी मैंने ग्राफ बना लिया बच्चों। आपको बहुत सिंपल सा ग्राफ था। आज अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसको मिस मत करना। आज जो अपन बात करेंगे बच्चों वो टी इनवर्स की गोदी में टी एक्स, तो उसकी जो कहानी होगी और उसका जो ग्राफ होगा बहुत अच्छा बनेगा बच्चों। देखना ध्यान से, तो बहुत तोते उड़ जाएंगे आपको। तो अपन क्या बात करेंगे बच्चों, ग्राफ ऑफ टी इनवर्स की गोदी में क्या टी एक्स, इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले अपन को आना चाहिए कि कब कब मैं इसका मान लिखूंगा। तो बच्चों अब मैंने आपको क्या बोला था इस समय, जैसे पहले मान लो केस नंबर 1 ही ले लो। ठीक है, केस नंबर 1 मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स की गोदी में क्या लिखा, साइन एक्स। तो इसका मान बच्चों x कब आएगा, इसका मान x कब लिखूंगा, जब क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का डोमेन, जब डोमेन ऑफ साइन एक्स बराबर हो क्या बच्चों, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तब जाके क्या आएगा बच्चों, ये x आएगा। और बच्चों रेंज बोलो क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है तो क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज -π/2 से लेके +π/2, यही होती है रेंज बच्चों साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है बच्चों। तो डोमेन तो साइन एक्स का सब कुछ होता है, लेकिन अपन को इसमें क्या बोलना है कि जो रेंज होगी ना, मतलब इसका जो डोमेन और इसका रेंज, अब इसका डोमेन तो सब कुछ होता है लेकिन इसकी रेंज तो -π/2, तो मुझे इसके सब कुछ को भी कहां करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 ही करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास आंसर आएगा एक्स, ऐसे की ऐसे। ठीक है बच्चों। लेकिन यदि बच्चों साइन इनवर्स और बराबर साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स, और यहां बच्चों मैं एक्स नहीं ले सकता, कब, जब मेरे पास डोमेन ऑफ साइन एक्स विल नॉट इक्वल टू आर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यदि क्या हो बच्चों, एक्स की वैल्यू -π/2 से और π/2 से अलग हो, -π/2 और +π/2 के अलग हो, इसके अतिरिक्त हो, तब मैं इसकी वैल्यू नहीं ले सकता। एक चीज को आपको यहां से समझ लेना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो x नॉट इक्वल टू या x नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तब मैं इसमें x नहीं ले सकता। ठीक है बच्चों। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। तो देखो बच्चों, तो बच्चों मैंने जब ग्राफ बनाना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मेरे पास x एक्सिस हुआ और ये मेरे पास यहाँ पे x बैठाऊंगा, और यहाँ मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये y एक्सिस पे ले लिया। अब x जो होता है बच्चों, x किसकी गोदी में बैठा है, साइन, यानी साइन का जो डोमेन होता है तो सब कुछ होता है, और साइन के डोमेन को मैंने लिखना सिखाया है 0, फिर क्या आधा पाई, फिर क्या आएगा पूरा पाई, ये सब मैं सिखाया दिया बच्चों आपके पास। पूरा पाई के बाद 1.5 पाई, 1.5 के पास कितना आएगा 2.5 पाई, 2.5 के मतलब 2 पाई, 1.5 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 2.5 पाई, 2.5 के बाद 3 पाई, 3 के बाद 3.5 पाई, 3.5 पाई के बाद 4 पाई, सो ऑन ऐसे चलेगा। इस प्रकार यहाँ पे बच्चों क्या जाएगा, -π/2, फिर -पाई, फिर -1.5 पाई, फिर -2 पाई, फिर -2.5 पाई और -3 पाई, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ये बात आप जानते हो अच्छे से, मैं आपको बता चुका बच्चों। ठीक है। लेकिन बच्चों अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे तो ग्राफ बनाना है इसका। तो साइन इनवर्स यदि इसका ग्राफ बना रहा हूं तो ये फलन होता है fx, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान सकता हूं। तो y की मान x के बराबर आ रहा है, कब, जब मेरे पास x की वैल्यू यानी यहाँ पे जो साइन x का जो डोमेन है यानी x की वैल्यू है वो क्या हो, -π/2 से π/2, यानी यदि मैं वैल्यू यहां से और यहां रखूंगा तो मेरे पास आंसर भी यही आ रहा है, -π/2 से π/2। तो बच्चों -π/2 रखूंगा तो -π/2 आएगा तो यहां मैंने लिख लिया -π/2 और यहां मैंने लिख लिया π/2। समझाया बच्चों। तो -π/2 रखा तो क्या आ गया मेरे पास, -π/2 ही आ गया, -π/2 रखा तो क्या आ गया, -π/2 आ गया, और +π/2 रखा तो क्या आ गया, +π/2 ही आ गया, क्योंकि रेंज में है ये, तो इस वाले केस में तो आंसर आएगा। और यदि मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा। तो समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे तो कैसी लाइन आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा जाएगी। ठीक है बच्चों, π/2 से -π/2 ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन अब यदि मैंने ये रख दिया ना π/2 से और इसके बीच में रखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो आंसर थोड़ी आएगा।
तो ऐसे कैसे नहीं आएगा बच्चों। तो अब देखो, अब इसकी कहानी सुन लो। तो बच्चों जो -π/2 से π/2 में जो आया ना ये वाला, इसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। जो -π/2 से π/2 आया इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल रेंज। तो कोई आपसे बोले कि इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, तो प्रिंसिपल रेंज कौन सी होगी, जिसमें sin x यानी जो गोदी में बैठा है उसका डोमेन और जिसकी गोदी में बैठा है उसका रेंज बराबर हो। देखो sin x किसकी गोदी में बैठा है मतलब गोदी में कौन बैठा है, sin x, तो sin x का डोमेन और sin x किसकी गोदी में बैठा है, sin इनवर्स की रेंज बराबर हो x के जिस मान के लिए, मतलब जो दोनों बराबर आ रही है तो वो कहलाएगी प्रिंसिपल रेंज। क्या कहलाएगी वो, प्रिंसिपल रेंज। किसकी कहलाएगी, sin इनवर्स की गोदी में sin x, यानी sin इनवर्स ऑफ sin x। इसकी प्रिंसिपल रेंज जो होगी बच्चों वो क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज होगी -π/2 से π/2। आपको ये याद रखना है। तो प्रिंसिपल रेंज अभी मैं 6 की 6 फॉर्मूले बनाएंगे अलग अलग, तो आपको ये याद, पहली चीज प्रिंसिपल रेंज निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों अब आपको याद होना चाहिए क्या, पहले जब मैं साइन यहाँ था और साइन इनवर्स यहाँ था तो उसको पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोलते, पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहते हैं, आवर्त फलन नहीं बोलते हैं। लेकिन जब यदि साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स बैठ गया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बैठा हुआ है, तब वो जिसकी गोदी में बैठा है उसको भी वो क्या कर देता है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन बना देता है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सदस्य है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सदस्य यदि किसी गोदी में बैठ जाते हैं तो वो जो फलन होता है उसको क्या बना देता है, वो आवर्ती फलन बना देता है। और आवर्ती फलन क्या होता है बच्चों, आवर्ती फलन होता है कि ऐसा फलन जो अपनी x के एक निश्चित मान के बाद, x के एक निश्चित मान के बाद अपनी वैल्यू को क्या करे, रिपीट करने लग जाए, उसे अपन बोलते हैं आवर्ती फलन। तो बच्चों इस समय ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स होगा ये क्या होगा, आवर्ती फलन होगा। तो अब ये x के किस मान के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो x के किस मान के बाद, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना साइन एक्स का होता है। मैंने आपको अभी आवर्ती फलन नहीं पढ़ाया तो डोंट वरी अबाउट दिस, अभी आपको थोड़ा सा याद ही रख लेना है इसको। और साइन एक्स का तो देखो आवर्त काल 2π होता है, ये आपको याद आधी रात में भी होना चाहिए। साइन एक्स का कोस एक्स का 2π होता है, टेन एक्स का कोट एक्स का पाई होता है आवर्त काल, और सेक एक्स और कोस एक्स का क्या होता है, 2π होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल रेंज हो गई। फिर उसके बाद अपन को क्या निकालना है, इस जो साइन इनवर्स और इसकी गोदी में कौन बैठा है, साइन एक्स, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड यानी आवर्त काल, जब अपन ये बोलेंगे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे बच्चों, आवर्त काल। तो इसका जो आवर्त काल है मेरे लालो वो क्या होगा, इसका आवर्त काल 2π, यानी 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जाएगा। तो 2π कहाँ है बच्चों, यहाँ पे, तो हर एक 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जाएगा। तो देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। तो बस इतना सा ही मुझे चाहिए था और ये मिल गया मुझे। एक नॉलेज मुझे काफी थी जो मुझे मिल गई। क्या नॉलेज काफी थी, कि मुझे ये पता लग गया कि ये आवर्ती फलन है, तो अब मैं आगे का ग्राफ बना सकता हूँ, नहीं पहले मैं आगे का ग्राफ नहीं बना सकता था मैं इसका। तो मुझे क्या पता लगा कि 2π के बाद ये अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट। तो 2π यहाँ आ गया, तो ऐसे की ऐसे डंडा ये यहाँ खिंच जाएगा, यानी 2π से पहले ये 3π, यानी 3π/2 के लिए -π/2 आएगा और 5π/2 के लिए +π/2 आएगा, और ये लाइन खिंच जाएगी ऐसे। बनाए बच्चों, तो ये लाइन खिंच गई कितने, हर 2π के बाद। तो 4π पे ये रहा, तो 7π/2 यहाँ, और 4π के बाद ये क्या आएगा, 9π/2, तो 9π/2 से यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इस पे कैसे लाइन खिंच जाएगी। ग्राफ अच्छे से बनाना बच्चों, भूलना मत इस ग्राफ, पहले ग्राफ ही बनाना है, फिर ऐसे उल्टा ले जाओ तो -2π पे आएगा, तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ ऐसे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। ग्राफ में कंजूसी मत करना, मैं ला लो बिल्कुल मत करना, -5π। तो बोलो बच्चों, दो चीजें निकाल ली, दो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज किसे बोलेंगे, कि ऐसा फलन मतलब वो जिसके लिए रेंज और डोमेन बराबर हो रही हो उसे प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। बना लिया, लगा लिया। उसके बाद फिर जो फलन जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसका मुझे आवर्त काल टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, कितना है 2π, तो 2π के बाद वैल्यू रिपीट हो गया। अब देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसमें बच्चों, एक तीसरी इन्फॉर्मेशन और आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों एक्सरसाइज 6 में, और कौन सी, सतत और अवकलनीयता, सततता और अवकलनीयता, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अवकलनीयता,
तो बच्चों जो भी आवर्तकाल होता है, जो भी आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन वो हमेशा कैसा होगा, लगातार होगा, कंटिन्यूटी होगा। तो एवरी पीरियोडिक फंक्शन विल बी कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो जो भी फलन होगा, आवर्त फलन होगा, वो कैसा होगा, कंटिन्यूटी होगा। तो बच्चों ये तो अभी तो इस समय क्या है, डिसकंटिन्यूटी। तो बाय डिफॉल्ट देखो बच्चों, इसका कोई मैं आपको नहीं दे सकता कि ग्राफ ऐसा क्यों बना, मतलब ये तो बना वो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अब इसके बाद भी तो मुझे मिलाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो वो मिलाने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने किसको बुलाया, सततता और अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट को देखा। और मैंने बोला कि यार यदि मेरे पास एक आवर्ती फलन है तो फिर तो वो लगातार होना चाहिए। आवर्ती फलन तो कैसा होता है, लगातार होता है। बिल्कुल सही, लगातार होना चाहिए। तो मुझे इसको लगातार बनाना है, मैं कैसे बनाऊं लगातार, इसके ऊपर मैं ले नहीं जा सकता, -π/2 +π/2 से मैं ले नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इसको कैसे क्योंकि मैं क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि साइन इनवर्स की गोदी में -π/2 और π/2 के अलावा यदि कुछ होगा तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। मतलब साइन इनवर्स इसको अलाउ ही नहीं करेगा ना भाई। साइन एक्स की वैल्यू यदि -π/2 से π/2 से ज्यादा बैठ गई तो ये अलाउ ही नहीं करेगा इसको। तो मतलब ये प्रिंसिपल रेंज से ऊपर जाना नहीं चाहिए, लगातार बनाना है। तो फिर मुझे बाय डिफॉल्ट कैसे बनाना पड़ेगा इसको, ऐसा बाय डिफॉल्ट मुझे फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। आपको भी इसको ऐसे ही याद रखना है। तो ये कंटिन्यूटी है, मतलब लगातार है, तो फिर ये ऐसे, तो π/2 से होकर गुजरेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए और ऐसे इसका ग्राफ बनना चाहिए। तो ये ग्राफ बना इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चों को दिक्कत आती है तो वो दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने केवल ये 3 पॉइंट्स में बांट के ग्राफ को पूरा किया है। अब इसकी निकालेंगे वैल्यू। अब इसकी क्या निकालेंगे बच्चों, वैल्यू। तो ये बात समझ में आ गई। तो साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार बनाया। कैसे बनाया, 3 नॉलेज की सहायता से बनाया। पहले प्रिंसिपल रेंज निकाला उसका, फिर मैंने उसका आवर्ती फलन आवर्त काल देखा, आवर्त काल कितना है, फिर मैंने ये देखा कि आवर्त काल है तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल रेंज से ऊपर जा नहीं सकता, तो फिर मुझे ऐसे बाय डिफॉल्ट मिलाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनेगा किसका, साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हुआ ग्राफ की बात। अब मान कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो मान है वो कैसे लिखेंगे, यदि ये बैठा हो तो फिर कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों, उस मान को लिखने के लिए अब अपन करेंगे समीकरण निकालेंगे। बोलो बच्चों, एक रेखा है जो कहां से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। तो इसका समीकरण जो होगा, इसका जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर x। तो यहां मैं लिख देता हूं y बराबर x, यानी साइन y क्या है, y होगा साइन इनवर्स की गोदी में साइन x बराबर क्या लिख दिया मैंने, x। कब लिख दिया, जब x बिलोंग्स टू क्या हो बच्चों, x बिलोंग्स टू -π/2, क्लोज लगाना है ना, -π/2 से +π/2 हो, तो y बराबर x हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मान लो यदि -π/2, अब यदि मैंने वैल्यू ली क्या, ये वाली, इसका समीकरण लिखना है मुझे, इसका ये रेखा का समीकरण लिखना है। ढाल जो होगी बच्चों, इसकी ढाल देखो, ढाल नेगेटिव हो गई यानी -1 हो गई, m बराबर -1, तो इसकी m बराबर क्या हो जाएगा, -1। 45 डिग्री एंगल ही होगा बच्चों, एंगल कितना होगा, 45 होगा। ठीक है बच्चों, m बराबर -1, तो -1 हो जाएगा, अधिक कोण है तो -1 हो जाएगा, 135 डिग्री कोण बनाएगा ये। ठीक है, तो अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस निर्देशांक लिखूंगा इस बिंदु के, तो x की वैल्यू तो पाई है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू क्या है, 0, तो निर्देशांक क्या है, y पाई कोमा 0। तो एक बिंदु, मतलब उस रेखा का समीकरण निकालना जिसका एक बिंदु दे रखा हो और उसकी ढाल दे रखी हो। तो ऐसी रेखा का समीकरण निकालना जो एक बिंदु से होकर जा रही हो तथा उसकी ढाल दे रखी हो। तो क्या समीकरण होता है इसका, y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1, ये समीकरण होता है बच्चों। तो y लिखा, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 डाल दिया, बराबर m की वैल्यू कितनी है, -1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, पाई। समझ आया बच्चों। तो क्या बन जाएगा इसकी इक्वेशन, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन बन गई बच्चों क्या, y बराबर, ये आप अच्छे से लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो पाई -1 को -पाई से, तो पाई माइनस के x। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y बराबर पाई माइनस x, और यहाँ जो x होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, ये x बिलोंग्स होगा π/2, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तो ऊपर शामिल कर लिया अपन ने, तो यहाँ π/2 से और 3π/2 के बीच में, π/2 कोमा
3π/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गई ये? तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसकी पूरी की इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और क्या क्वेश्चन आता है वो देखना बच्चों। आप जो पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो सूत्र पढ़ोगे वो सूत्र आप निकाल ही नहीं सकते विदाउट नॉलेज ऑफ दिस ग्राफ जो अपन पढ़ा रहे ना उनके। धूल में लट तो मार सकते बच्चों, धूल में लट तो कोई भी मार लेगा, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाएगी और आप प्रॉपर वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो देखो बच्चों, अब मैंने क्या करा, यहां से स्टार्ट करना स्टार्ट किया और मैंने क्या लिखा कि साइन इनवर्स और ये जो है ना साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स, इस पूरे को मैंने मान लिया वाई। अब इसकी वैल्यू कब किसके बराबर होगी, तो ये एक्स। अब देखो बच्चों, यदि मेरे पास वैल्यू हुई एक्स की, यदि मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास हुआ -π/2 से +π/2। यदि ये हुआ तो y बराबर क्या जाएगा, x आ जाएगा। सिंपल जो है वो ये क्यों लिखते हैं। लेकिन बच्चा यदि मेरे पास x बिलोंग्स टू हुआ -π/2 से लेके मतलब +π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, π/2 से लेके 3π/2, देखो आधा पाई और 1.5 पाई, आधा पाई और 1.5 पाई के बीच में क्या बैठा है, क्या बैठ रहता है, 1 पाई। तो 1 पाई विषम है कि सम है, विषम है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर पाई माइनस के x। ठीक है बच्चों, पाई माइनस के x। अब यदि मेरे पास x बिलोंग्स टू क्या बैठा है बच्चों, 3π/2 से यानी 1.5 पाई से लेके हर आधा मतलब एक बराबर 1.5 पाई के बाद 2.5 पाई। तो 1.5 पाई के बाद क्या लिखोगे बच्चों, 2.5 पाई। अब 1.5 पाई और 2.5 पाई के बीच में क्या है, 2 पाई है। क्या है, 2 पाई है। तो 2 पाई कैसा है, सम, पाई के साथ सम। तो पाई के साथ सम होगा तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा ना आपका वो ऐसा बनेगा, देखो मतलब ऐसा वाला बनेगा। तो 3π/2 5π/2 बीच में ग्राफ ये बना। अब इसमें भी इसकी ढाल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, m बराबर 1 लिखना है इसके लिए। और ये जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2π, 0। तो y माइनस के y बराबर mx माइनस x1 सूत्र लगाओगे तो इसमें जो y की वैल्यू लिखा जाएगी वो y की वैल्यू क्या लिखा जाएगी बच्चों, x प्लस के 2π। m की वैल्यू प्लस क्यों हो जाएगी ना, तो x प्लस के 2π। समझ में आया बच्चों। तो क्या याद रखना है अपन को याद क्या रखना है कि यदि जो मेरे पास x बिलोंग्स टू जो दे रखा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू जो मेरे पास दिया हुआ है, यदि उसके बीच में पाई का विषम गुणज है, पाई का विषम गुणज है, उसके बीच में क्या है, पाई का विषम गुणज है, तो फिर मेरे पास आंसर आएगा y बराबर जो पाई का विषम गुणज है 3 है कि 5 है कि 7 है, जो होगा। तो आप उसको लिखना यूं क्यों, तो जैसे मान लो पाई का विषम गुणज मैंने लिखा 2n + 1 पाई, जो भी है पाई का विषम गुणज जो होगा, 7 पाई है, 9 पाई है, 13 पाई है, जो भी होगा वो लिखना है यूं क्यों। अब माइनस क्या कर देना, x कर देना। तो ये इसका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और यदि पाई का समगुणज हो और विषम गुणज में हमेशा ये क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होगा। और यदि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई का समगुणज, पाई का समगुणज। अभी मैं समझा दूंगा ये सब कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर आपको क्या लिखना है, y बराबर क्या आंसर आएगा उसका, तो समगुणज है, जो समगुणज है वो लिखेंगे ना, तो 2n पाई नहीं, पहले x लिखोगे फिर प्लस 2n पाई। ये तो बच्चों ये जो y है, इस y की जगह साइन इनवर्स साइन x लिख लेना। तो ये पूरी कहानी आपके फिट बैठ जाती है। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आया बच्चों, इसको लिख लेना अभी। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ग्राफ नहीं मिटा रहा, केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको मिटा के इसी सो ले लेना, ले लिया, चलो। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स की गोदी में साइन 70π/3, ये आपको दिया है, ठीक है बच्चों। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यदि मेरे पास ये जो 70π/3 है ये किसके रेंज में हो, -π/2 से +π/2 के बीच में हो। यदि किसके बीच में हो, -π/2 से +π/2 के बीच में हो, तो मैं इसका आंसर सीधा दे सकता हूँ। या फिर देखो बच्चों, यदि -π/2 से π/2 में है तो तब तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा, तब तो मैं लिख दूंगा y बराबर x, सिंपल ऐसे लिख दूंगा। और यदि फिर इसके बीच में ये क्या आ गया, 0 आ रहा है ना, -π/2 से π/2 के बीच में। और यदि ये किसके बीच में हो, π/2 से 3π/2 के बीच में। π/2 से 3π/2 के बीच में कौन आता है, आधा पाई और 1.5 पाई के बीच में कौन आता है, पूरा पाई।
तो ये क्या हो गया विषम गुणज, तो यहाँ पे y बराबर क्या जाएगा बच्चों पाई माइनस के x हो जाएगा। अब यदि बच्चों ये 3π/2 से और 5π/2, तो बच्चों 1.5 और 2.5 के बीच में क्या आता है 2π, यानी समगुणज आ गया। तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे पाई बराबर x माइनस के 2π लिखेंगे। बच्चों मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस कर लेना है ना। जब आप इसको हल करोगे ना y माइनस के y1 बराबर mx माइनस के x1, तो y1 की वैल्यू तो 0 होगी, तो y बराबर m की वैल्यू कितनी होती है प्लस के 1 होती है, देखो थीटा है ना बच्चों, और x माइनस के 2π। तो ऐसे लिखना बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पर यदि 70π/3 जो है, एक बार यहाँ देखो बच्चों, कई बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 70π/3 को सर मैं लिख सकता हूँ 6π माइनस के π/3। देखो 6 दूनी 18 में से एक गए तो 17π/3, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर सर मैंने दोनों का साइन ले लिया, तो साइन 70π/3 बराबर साइन 6π माइनस के π/3, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों ये है ना। फिर 6π जो होता है बच्चों, ये कौन से लाइन पे आता है, नंबर लाइन 1 पे आता है। नंबर लाइन 1 पे कौन कौन से एंगल आते हैं, 0, 2π, 4π, 6π कहाँ आते हैं, नंबर लाइन 1 पे। और इसमें से क्या करा, माइनस किया। माइनस करने का मतलब नंबर लाइन 1 पे पहुंचने के बाद मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज जाना है, तो माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज जाना। तो नीचे जाऊंगा कितना π/3, तो जैसे π/3 नीचे गए तो पूरा ये एंगल किस कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। हम जानते हैं साइन चौथे चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो माइनस π/3 रहेगा बच्चों। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। अगर ग्रेड में बच्चों समझ में आ गई ये, तो मैंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिख दिया साइन इनवर्स, और ये जो साइन 70π/3 था, साइन 70π/3 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के साइन π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। अब बोलो बच्चों, अपन जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब बोलो ये क्या हो गया, अब बोलो π/3 क्या है, साइन इनवर्स की रेंज में आ गया, बिल्कुल 60 डिग्री रेंज में आता है। माइनस π/2 से प्लस π/2 यदि होगा तो उसकी रेंज में आ गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस के π/3 आंसर हो जाएगा। अब क्या बच्चे बोले गुरुजी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज में लिया ही नहीं आपने, इस वाले कॉन्सेप्ट से तो करा ही नहीं आपने, तो सिंपल सिंप्लीफाई करके कर दिया। तो बच्चों ये तो सिंप्लीफाई में कई बच्चों को याद आ जाता है तो वो कर लेता है, लेकिन मान लो यदि मुझे इसको और शॉर्ट तरीके से करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा बच्चों, ये वाला मेथड भी यूज में ले लूंगा। ये वाला मेथड यूज में कैसे लूंगा बच्चों, 70π/3 जब मैंने देखा, 70 मतलब 70π/3 मतलब क्या होता है बच्चों 60, π/3 मतलब क्या होता है 60। और मैं एक बार चेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 742 का 2 4 6 और 4 10, एक कितना हो गया बच्चों, ये 1020 डिग्री, कितना हो गया बच्चों 1020 डिग्री। अब मुझे चेक करना है 32 का पारा बोल के, 32 यानी 36 का पारा बोल के 360 डिग्री, 36 जगह 36, 36 दूनी का 72, 720 डिग्री, 36 दूनी 72 हो गया बच्चों, और 36 दिया कितना हो गया बच्चों 108 हो गया, तो 180 डिग्री। इसका मतलब बच्चों देखो ये होता है 2π, ये होता है 4π, और ये होता है 6π। 6π हो गया बच्चों 180 डिग्री, लेकिन मेरे को जाना कितना है 120 डिग्री, यानी ये जो 6π है इसमें से कितना डिग्री कम करना पड़ेगा 60 डिग्री। तो बच्चों 6π आपकी दिख गया, और इसके बीच में 6π का जो पूरा 6π है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा 5.5, भाई यहाँ पे 6π है तो यहाँ पे 5.5 आएगा, और 5.5 को अपन क्या लिखते हैं 11π/2 लिखते हैं 5.5 को, और 6π के इधर बोलो बच्चों क्या आएगा 6.5, और 6.5 को क्या लिखेंगे अपन 13π/2। और बच्चों मैंने आपको बोला यदि मेरे पास π/2 यानी 11.5 मतलब ये 5.5 और ये हो गया 6.5, 5.5 और 6.5 के बीच में कैसा है समगुणज है, कैसा है समगुणज है, तो उसका y बराबर क्या लिखोगे आप, तो y बराबर x यहाँ लिख देता हूं मैं 11π/2, और यहाँ आ जाता है 13π/2। तो 11π/2 13π/2 मतलब ये हो गया 5.5, ये हो गया 6.5, तो इसके बीच में क्या आ गया 6π। तो 6π आ गया, तो इसका आंसर ये लिखोगे x माइनस के 6π, ये लिखोगे y बराबर x माइनस 6π, इसका आंसर y बराबर x। तो अब मुझे x की वैल्यू बताओ, तो बोलो बच्चों ये जो 120 डिग्री होगा, ये जो 120 डिग्री होगा ये इसके बीच में लाई करेगा ना 120 डिग्री, तो 180 और इसके बीच में लाई करेगा, तो x की वैल्यू क्या है 70π/3 माइनस के 6π, तो 36 18 में से एक गए तो माइनस के π/3, चुटकियों में आंसर निकाल लिया। देखो बच्चों
ठीक है। अब क्या बच्चे सोच रहे हैं जी ये तो करा हमने, ऐसा चेक करना पड़ेगा। बच्चों ये तो आप प्रैक्टिस पे आओगे तो फटाफट फटाफट कर लोगे, लेकिन इसमें तो हर एक में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में मेरे बच्चों? तो ये इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि सिंपलीफाई कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। सिंपलीफाई का उद्देश्य क्या था कि मुझे उसकी रेंज में लेके आना है। हो सकता है वो आ भी जाए, हो सकता है वो नहीं आए, लेकिन इस वाले ग्राफ से यदि आपको इक्वेशंस पता लग गई फटाफट फटाफट कैसे मैं इसका आंसर लिखता हूँ, तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसी के बेसिस पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको आपको ग्राफ को बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों। 2 बार प्रैक्टिस करनी है इसके अच्छे से, रफ में भी बना के चेक करना। 3 नॉलेज की सहायता से अपन ने इसको किया है बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दे दिया बच्चों, साइन इनवर्स की गोद में साइन, और यहाँ पे 10 बैठा दिया। अब बच्चों ये जो 10 बैठा है, अब क्या बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, अरे 10, अरे बच्चों साइन की गोद में कुछ भी बैठ सकता है, x बिलोंग्स टू r, सब कुछ बैठ सकता है, लेकिन वो x कहाँ से कहाँ बैठे, -π/2 से +π/2 बैठे तो मजा आ जाए, तब तो फिर आंसर ये जाएगा। लेकिन अब ये 10 को चेक करना है कि 10 क्या है। बच्चों -π/2 का मतलब जानते हो, पाई के लिए 3.1 में आता है, तो माइनस के 1.57 से लेके प्लस के 1.57, ये होता है इसकी रेडियल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, लेकिन अपन को ये 10 बैठा रखा है। अब मुझे चेक करना है 10 आता किसके बीच में है। तो बच्चों जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14, और इस पाई को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3.34, 3 गुणा 3.14, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा बच्चों, ये देखो अगर करके देख रहे हैं, 4 के 12, 2, 1 3 और 1 6.9, तो 9.62 समझाया बेटा, 9.62 आ जाता है। तो 9.62 इसका मतलब ये जो tan जो है बच्चों, ये tan कहाँ है, ये 3 पाई, तो ये 3 पाई है, और 3 पाई के यहाँ पे है ये, समझाया बच्चों। अब बोलो 3 पाई की इधर की तरफ कितना आएगा, 2.5 पाई को लिखते हो आप 5π/2, और 3 पाई से इधर क्या आएगा बच्चों, 3.5 पाई, 3.5 पाई को क्या लिखते हो बच्चों, 7π/2, ये लिख दो बच्चों। यदि 5/2 और 7π/2 के बीच में यदि कोई लाइन, कोई नंबर आ रहा है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, y बराबर x। अब x 3 पाई का विषम होना चाहिए, तो 3 पाई माइनस के x, सिंपल यही आंसर लिखोगे। तो y बराबर कितना जाएगा बच्चों, 3 पाई माइनस के 10, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 3 पाई माइनस के 10 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो दूसरा एक और दूसरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको दे दिया, साइन इनवर्स की गोदी में साइन 4, ये आपको दे दिया, इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों जो 4 होता है, 4 ही होता है, और पाई जो होता है बच्चों, पाई के लिए कितनी होती है, 3.14, पाई के लिए कितनी होती है बच्चों, 3.14, और ये जो 4 होगा बच्चों, 4 यही आएगा, इधर आता है 4। अच्छा पाई का अपन क्या करें, पाई पूरा पाई है, 1.5 पाई निकालो, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, पाई के बाद 1 पाई के बाद 1.5 पाई, तो 1.5 पाई आएगा, और पाई से पहले क्या आएगा, आधा पाई, यानी π/2 आएगा। π/2 मतलब 1.57 होता है बच्चों, और 3π/2 मतलब 1.5, 3.14 का 1.5 करेंगे तो 3.14 तो पूरा आ गया, और इसका आधा 1.57 और जब मैं जोड़ूंगा इसमें बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 1 5 6 और 1 7, और 3 1 4.71, समझाए बच्चों। तो 3π/2 का मतलब क्या होता है, 4.71, और π/2 का मतलब होता है 1.57, पाई का मतलब होता है 3.14। तो अपनी जो वैल्यू है ये जो 4, वो कहाँ आ गई
बच्चों अपनी जो वैल्यू है वो इसके बीच में आ गई, π/2 से 3π/2 के बीच में, और π/2 से 3π/2 के बीच में जो वैल्यू आ रही है बच्चों, तो इसमें बोलो क्या आ गया बीच में, पाई का समगुणन, पाई का विषम गुणन। तो इसका जो आंसर पर लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस के x, सिंपल। तो y इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यू क्या है 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, पाई माइनस के 4 इज द राइट आंसर। तो आपको बच्चों साइन इनवर्स और साइन एक्स में हमेशा क्या याद रखना है आपको, कि वो जो नंबर बैठा है वो किसके बीच में लाइज कर रहा है। यदि वो पाई के समगुणज में आ रहा हो तो फिर उसका आंसर आ जाएगा x माइनस के पाई का समगुणज, और यदि वो विषम गुणज में आ रहा हो तो फिर उसका आंसर आ जाएगा y बराबर समगुणज माइनस के x। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक साइन इनवर्स की गोदी में साइन एक्स आपको क्लियर है, और अपन वक्त के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन ये पहला ग्राफ कंप्लीट करते हैं, अब बात करेंगे अपन दूसरे ग्राफ की, कोस इनवर्स वाले की। ठीक, जब तक निकाल लो बच्चों इसको अच्छे से। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में किसकी बात करेंगे बच्चों, कोस इनवर्स की गोदी में कोस एक्स। बच्चों मैंने क्या बोला, इसका आंसर x आएगा। कब x आ जाएगा, जब आपके पास को डोमेन या रेंज बोल देता हूं मैं पहले, रेंज ऑफ कोस इनवर्स x, रेंज ऑफ कोस इनवर्स x बराबर डोमेन ऑफ कोस x। ठीक है बच्चों, तो बोलो कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है, आप जानते हो बच्चों कोस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। समझ आया बच्चों, अपन जानते हैं ना कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब बच्चों ये x आंसर कब आएगा, जब ये जो x के लिए क्या हो 0 से पाई के बीच में हो, तब ऐसे कैसे इसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा। तो चलो बच्चों इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ बैठाने को तो क्या बैठा सकता हूँ मैं, सब कुछ बैठा सकता हूँ। तो सब कुछ बैठाएंगे तो 0, उसके बाद आधा पाई, फिर पूरा पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2.5 पाई, 2.5 के बाद 3 पाई, 3 के बाद 3.5 पाई, 3.5 पाई के बाद 4 पाई, 100 ऐसे चलेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे माइनस आधा पाई, ग्राफ अच्छे से बनाना बच्चों, माइनस पूरा पाई, माइनस के 1.5 पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 2.5 पाई, माइनस के 3 पाई, 100। ठीक है बच्चों, अब यदि देखो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये किसका बना रहा हूँ, कोस इनवर्स की गोदी में कोस एक्स। तो सबसे पहले मुझे वही निकालना है, प्रिंसिपल रेंज। क्या निकालना है बच्चों मुझे, प्रिंसिपल, पहली इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोस इनवर्स की गोदी में कोस एक्स। क्या होता है बच्चों इसकी प्रिंसिपल रेंज, 0 से पाई। इसका मतलब बच्चों यदि मैं एक्स के लो 0 से पाई होगी तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 से पाई। तो 0 यहाँ हो गया, पाई यहाँ आएगा बच्चों, ठीक है। तो 0 से पाई, इससे ऊपर प्रिंसिपल रेंज से ऊपर नीचे कभी भी वैल्यू जाएगी नहीं, 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू हमेशा रहेगी। ये बात समझ में आ गई, पहली चीज प्रिंसिपल रेंज, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी, इससे नीचे कभी नहीं आएगी, तो वैल्यू यही आएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या देखा बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक, तो टाइम कितना जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियोडिक टाइम है नहीं, आवर्त काल कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आवर्त काल हो जाएगा 2 पाई। इसका आवर्त काल कितना जाएगा 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू क्या करेगी रिपीट करेगी। तो बच्चों देखो अब मुझे बनाना है, प्रिंसिपल रेंज 0 रखा तो 0 आएगा, पाई रखा तो कितना आ जाएगा वैल्यू, पाई आ जाएगा। तो ग्राफ बनेगा, यही ग्राफ बनेगा इसका। समझाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा, बस सीधी सी बात। तो 0 से पाई के बीच में जो भी वैल्यू रखूंगा वो ऐसे कैसे मिल जाएगी, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये कहां से जा रही है, मूल बिंदु से, तो इसके इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर x, सिंपल, y बराबर x। 0 से पाई के बीच में वैल्यू रखूंगा तो 0 से पाई ही मुझे मिल जाएगी। और आर्गुमेंट बच्चों फिर ये कितनी बार हमेशा रिपीट कर रही है अपनी वैल्यू को, हर एक 2 पाई के बाद रिपीट कर रही है। तो 0 के बाद 2 पाई यहाँ आया बच्चों, तो 2 पाई से लेके और 3 पाई, ये 2 पाई से लेके 3 पाई, ये ऐसे वैल्यू को रिपीट कर रही है। फिर बच्चों 2 पाई के बाद 4 पाई, तो 4 पाई ये रहा, यहाँ 5 पाई आएगा, तो 5 पाई और ये ऐसे वैल्यू को रिपीट कर रही है। समझ में आया बच्चों, तो ऐसे यहां से हो जाएगा, तो -2 पाई से लेके -पाई, तो ये ऐसे, फिर माइनस के 3 पाई, यहाँ -4 पाई आएगा, ये 3 पाई आ गया, तो ये वैल्यू को ऐसे।
समझ में आया बच्चों? तो दो इन्फॉर्मेशन से मैंने इतना ग्राफ बना लिया। फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? पीरियडिक फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है? सततता यानी कंटिन्यूटी फंक्शन होता है, कंटिन्यूटी। सो दैट्स वाई कंटिन्यूटी पूरी करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बन गया किसका अपने पास? कोस इनवर्स एक्स का। ये जो लाइन ऐसे मिला रहा हूं ना बच्चों, ये बाय डिफॉल्ट अपन मिला रहे हैं। ठीक है, कैसे? किस नॉलेज को लेके? तीसरी नॉलेज को, सततता के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए, सततता के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए अपन ने ये बनाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तीन इन्फॉर्मेशन से अपन ने ग्राफ बना दिया कोस इनवर्स एक्स का। अब देखो अपन को करना क्या है कि यानी कोस इनवर्स कोस एक्स को मैंने y मान लिया, तो y बराबर x रखूंगा कब? जब x की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में हो, यानी 0 से पाई के बीच में हो, कोस में। ठीक है, कोस के कारण में। अच्छा बच्चों, फिर मैं क्या लिखूंगा? अब देखो 0 से पाई के बीच में आप चेक करो क्या आ रहा है? π/2 आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो π/2 का क्या? π/2 आ रहा है 0 से पाई के बीच में, तो y बराबर x लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे किसकी इक्वेशन लिखनी है? मुझे इस वाले की इक्वेशन लिखनी है। तो इस वाले की में ढाल बोलो, m बराबर कितना जाएगा बच्चों? 1 मतलब -1। भाई ये तो क्या है? अधिक कोण है ना, तो इसकी ढाल कितनी जाएगी? -1। और कहां से होकर गुजर रहा है ये हो रहा है 2π, 0 से होकर गुजर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे बच्चों? y माइनस y1। तो y1 तो 0 है, m कितना है? -1, x माइनस के 2π, ये लिखोगे बच्चों। तो y इक्वल कितना जाएगा? ये 2π माइनस के x, y इक्वल टू जाएगा 2π माइनस के x। ठीक है बच्चों, तो y बराबर 2π माइनस x कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू क्या हो? जब x बिलोंग्स टू क्या हो? पाई और 2π। अब ये ओपन ब्रैकेट आएगा यार, पाई और 2π। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब एक चीज ध्यान से समझ लेना, वो क्या है कि यदि पहले आपके पास सम आ रहा है, पहले आपके पास सम आ रहा है और फिर आपके पास पाई का विषम गुणज आ रहा है, पहले आपके पास पाई का सम गुणज आ रहा है और फिर आपके पास पाई का विषम गुणज आ रहा है, तब तो आप लिखोगे x माइनस के आने वाला जो आपके पास सम गुणज है वो। देखो मैं चलो एक और बता देता हूँ। अब मुझे इसका लिखना है, मान लो इसका मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी ढाल बोलो आप कितनी हो जाएगी? m बराबर 1 हो जाएगी इसकी ढाल। तो और ये कहां से कोई होती जरूर है? 2π, 0 से। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू m की वैल्यू 1 x माइनस के 2π। तो ये y बराबर कितना जाएगा? x माइनस के 2π। बस अब ये x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो रहा है? ये x बिलोंग्स टू जा रहा है बच्चों कहां से? 2π से लेके 3π तक। 2π पे क्लोज आ जाएगा, 3π पे भी क्लोज आ जाएगा, 2π से 3π। तो बोलो बच्चों, यदि पाई का विषम गुण, पाई का सम गुणज पहले आ रहा है, पाई का सम गुणज पहले आ रहा है, तो इक्वेशन बनेगी y बराबर x माइनस के आने वाला सम गुणज। और यदि विषम गुणज पहले आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? उसका पीछे वाला पहले आएगा, फिर माइनस के x करना। नहीं आया समझ में? पहले आप इसको ये बना लो, मैं इसको ग्राफ को चलो यहां समझा देता हूं। देखो बच्चों, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 5π, 6π, ये लिखा बच्चों मैंने। ठीक है, अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, क्या आंसर आएगा? मतलब मेरे पास कोई x है जो 5π और 6π के बीच में आ गया, तो 5π 6π के बीच में आ गया, मुझे इसका इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों आगे वाला क्या है? विषम गुणज आ रहा है, पाई का विषम गुणज आ रहा है, तो माइनस लगेगा। पहले जो विषम गुणज आ रहा है ना, तो क्या लिखेगा? y बराबर पीछे वाला देखो क्या है? 6π, फिर माइनस के x लिखना। यदि मान लो बच्चों ये x बिलोंग्स टू ऐसे होता है 6π, 7π, तो अब बोलो y इक्वल पहले क्या है? सम गुणज आ रहा है ना, तो पहले x लिखोगे फिर माइनस के सम गुणज ऐसे। तो 6π माइनस के x बराबर, और इस वाले केस में क्या जाएगा? x माइनस के 6π। बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब अपन वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएंगे। कहां से मिटाना स्टार्ट करूं? यहां से। देखो प्रिंसिपल रेंज, ये सब आप लिख लेना बच्चों। अब वही दोनों क्वेश्चन, दोनों तीनों क्वेश्चन सेम जो मैंने लिए थे अभी, उन्हीं दोनों क्वेश्चनों को इस पे लागू करते हैं, कोस का आंसर देता है। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, वही सेम कोस इनवर्स की गोदी में कोस मैंने उठाया 70π/3। अब बच्चों देखो अपन जाएंगे 70π/3 जो होता है वो क्या होता है? 1020 और ये किसके बीच में आएगा? 1080, यानी ये क्या था? 6π। ठीक है बच्चों, 6π। और अब आप मुझे बताओ कि ये जो 1020 आएगा ये क्या आएगा? 5π। तो 5π पहले आ रहा है, 6π बाद में आ रहा है, ये हो गया ना? क्योंकि कोस में तो अपन को क्या देखना है? पूरा पूरा देखना है, और साइड में तो अपन को क्या देखना था? जिसके बीच में आ रहा है उसका आधा आधा देखना था।
उसका क्या देख रहा था, आधा आधा, यानी इसका मतलब ये जो वैल्यू है 70 पाई/3 ये किसके बीच में लाई करेगी, ये बच्चों 5 पाई 6 पाई के बाद तो जा नहीं रही, पहले आ रही है, तो ये 5 पाई और 6 पाई के बीच में लाई करेगी। तो बच्चों जैसे ये 5 पाई 6 पाई के बीच में लाई करेगी तो इसका आंसर क्या जाएगा, y बराबर, यहाँ क्या है विषम, यहाँ पे क्या है पहले विषम गुणज, पहले यदि विषम गुणज है पाई का तो आपको क्या लिखना है 6 पाई माइनस के x, खत्म आ रही ये आंसर। तो y इज इक्वल टू 6 पाई माइनस x की वैल्यू क्या है 70 पाई/3 रख दो। तो बोलो बच्चों क्या जाएगा, 36 18 में से 17 गए तो पाई/3 60 डिग्री, बोलो इसके रेंज में आ गया बिल्कुल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बच्चों, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही याद रखना है बच्चों। मैंने लिखा कोस इनवर्स और कोस की गोदी में tan बैठाया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। tan जो होता है वो कितना होता है, tan ही होता है, और 3 पाई यहाँ आता था बच्चों, 3 पाई यहाँ आता था 9.64 ऐसा कुछ मैंने अभी लिखाया था बच्चों। तो इसका मतलब 3 पाई पहले आ गया और 3 पाई के बाद 10 आ रहा है, तो 3 पाई के बाद सम गुणज क्या था 4 पाई। इसका मतलब ये जो tan है बच्चों ये बिलोंग्स टू कहाँ हो गया, 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ गया, 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ गया। तो अब बच्चों इसका जो आंसर लिखना था वो मुझे लिखूंगा y बराबर, अब पहले क्या है पहले यदि विषम गुणज आ रहा है तो 4 पाई लिख दो माइनस के x लिख दो। यदि बच्चों यदि ये tan बिलोंग्स टू ऐसे होता 4 पाई और 4 पाई के बाद क्या 5 पाई, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या लिखते y बराबर x लिखते माइनस के 4 पाई लिखते, बस 4 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 पाई, तो ऐसे इक्वेशन इसकी बनती। तो इसका आंसर तो क्या जाएगा, ये जाएगा 4 पाई में से क्या हटा दो tan हटा दो, बस इसका आंसर ये हो गया, ठीक है बच्चों। और साइन में तो क्या आया था 3 पाई माइनस 10 आया था। ओके मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। चलो एक 4 वाला और ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा बच्चों कोस इनवर्स की गोदी में कोस 4, तो कोस इनवर्स की गोदी में कोस 4 लिखा, तो 4 बोलो कहाँ आता है बच्चों पाई के यहाँ आता है, पाई होता है 3.14, तो पाई के यहाँ, अब पाई के बाद फिर क्या जाएगा, पाई के बाद 3 पाई 2 पाई, पाई के बाद क्या जाएगा 2 पाई, समझ है, पाई के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई, पूरा पूरा लेना है अपन को। साइड में तो आधा आधा लेना था, यहाँ पूरा पूरा लेना है। तो यानी ये जो 4 बिलोंग्स टू ये कहाँ करेगा बच्चों, पाई और 2 पाई के बीच में करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, y बराबर पाई का विषम गुणज पहले आ गया तो क्या लिखेंगे अपन 2 पाई माइनस के x, तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस के 4 इसका आंसर, तो 2 पाई माइनस के 4 इसका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई थिंक यू शुड बी क्लियर। तो आप चेक कर सकते हो 4 जो होता है वो पाई के इधर आएगा, और इस वाले की इक्वेशन अभी अपन ने लिखी थी क्या, y बराबर 2 पाई माइनस के x लिखी थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अभी अपन ने 2 केस ले गए, वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से अपने पास अब 4 और ग्राफ बनेंगे, तो वो भी अपन को बनाने हैं धीरे धीरे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, और इसको अच्छे से आप पढ़ना बच्चों।